आज हमारे पास जो स्रोत है वो मुंशी प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गोदान पर है जी। और हमारे एक श्रोता ने ये भेजे हैं और वो चाहते थे कि हम इस पर एक गहरी बातचीत करें। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है। 1936 में लिखा गया उपन्यास और आज भी उतना ही प्रासंगिक। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जरूर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली से सपने से। एक किसान है होरी महतो और वो बस एक गाय चाहता है, बस इतना ही। ये आज के समय में सुनने में कितना छोटा लगता है ना? बिल्कुल, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हम 1930 के दशक के ग्रामीण भारत की बात कर रहे हैं। सही। उस समय एक गाय का होना वो सिर्फ एक जानवर पालना नहीं था, वो इज्जत थी, सामाजिक रुतबा था और एक तरह से धार्मिक सुरक्षा भी। हाँ बिल्कुल, मतलब आप एक पूरे गृहस्थ हैं। तो होरी का ये छोटा सा सपना असल में उसकी पूरी जिंदगी के संघर्ष का केंद्र बन जाता है। तो चलिए होरी को थोड़ा और समझते हैं, आखिर वो कैसा इंसान था। होरी उस समय के हर सीधे साधे मेहनती किसान की एक जीती जागती तस्वीर है। ईमानदार, अपनी परंपराओं को मानने वाला। बिल्कुल, और हमेशा दूसरों का भला सोचने वाला। उसकी सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वो एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जहां उसकी अच्छाई का कोई मोल नहीं है, लोग बस उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन उसकी पत्नी धनिया वो बिल्कुल अलग है। हाँ बिल्कुल उलट। जहां होरी सब कुछ चुपचाप सह लेता है, धनिया आवाज उठाती है, वो लड़ती है। मुझे तो वो किरदार ज्यादा मजबूत लगता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। धनिया सिर्फ एक सहायक किरदार नहीं है, वो कहानी की आप कह सकते हैं नैतिक शक्ति है। अच्छा। वो होरी की अंतरात्मा की आवाज है। वो बार बार उसे चिताती है कि दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितना वो समझता है। प्रेमचंद ने धनिया के जरिए ये दिखाया है कि ग्रामीण औरतें सिर्फ पीड़ित नहीं होती। नहीं, उनमें अन्याय से लड़ने का जबरदस्त साहस भी होता है। वो होरी के आदर्शवाद को जमीन पर रखती है, उसे हकीकत दिखाती है। और फिर उनकी अगली पीढ़ी भी है, उनका बेटा गोबर। हाँ गोबर, वो तो विद्रोही है। वो गांव की परंपराओं को, इस पूरी व्यवस्था को ही चुनौती देता है। हाँ, गोबर नई पीढ़ी का प्रतीक है। वो गांव का पाखंड देखता है और उसे गुस्सा आता है। वो शहर भाग जाता है ये सोचकर कि वहां ज्यादा आजादी है, पैसा है। लेकिन उसमें अपने पिता जैसी जिम्मेदारी नहीं है। यही दिलचस्प बात है। वो विद्रोही तो है, पर जब मुश्किल आती है तो वो अपने परिवार को अकेला छोड़कर भाग भी जाता है। तो एक तरफ होरी जैसा भोला भाला किसान है और दूसरी तरफ है वो लोग जो उसका फायदा उठाते हैं। जी, मतलब पूरा शोषक वर्ग, जमींदार, पंडित, साहूकार, राय साहब जैसे जमींदार। बिल्कुल, जो बाहर से तो बड़े नरम दिल दिखते हैं पर अंदर से उतने ही शोषक हैं। फिर दाता दीन जैसे पंडित हैं जो धर्म का इस्तेमाल करके लोगों को लूटते हैं। तो होरी की लड़ाई किसी एक इंसान से नहीं है। नहीं, इस पूरी शोषणकारी मशीनरी से है। ठीक है, तो होरी अपना सपना पूरा करने के लिए पहला कदम उठाता है। वो भोला नाम के एक आदमी से उधार पर एक गाय खरीद लेता है। घर में एक जश्न का माहौल बन जाता है। हाँ, वो गाय उसके घर नहीं आती, बल्कि उसकी इज्जत और उसके सपने साकार होकर आते हैं। उस एक पल के लिए उसे लगता है कि उसने दुनिया जीत ली। बिल्कुल, अब गांव में उसका भी मान सम्मान होगा। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती और यही कहानी में वो मोड़ आता है जो दिल तोड़ देता है। हाँ, उसका अपना सगा भाई हीरा जलन के मारे उस गाय को जहर दे देता है और गाय मर जाती है। ये कहानी का पहला बड़ा आघात है, और इसके बाद होरी जो करता है वो उसके पूरे चरित्र को और उसकी आने वाली तबाही को तय कर देता है। पुलिस आती है जांच के लिए और सबको शक हीरा पर ही होता है। और होरी को पता है, वो जानता है कि ये हीरा ने ही किया है। इसके बावजूद वो अपने भाई को बचाने के लिए पुलिस से झूठ बोलता है। हाँ, वो सारा इल्जाम अपने सिर ले लेता है और पंचायत का लगाया भारी जुर्माना भरने को तैयार हो जाता है। ये कैसी महानता है जो अपने बच्चों को भूखा रखकर उस भाई को बचा रही है जिसने तुम्हारा सपना ही तोड़ दिया। यस, ये एक बहुत गहरा सवाल है। इसे महानता कहें या कमजोरी, उस समय के समाज में परिवार और खानदान की इज्जत सबसे ऊपर थी। अच्छा। होरी के लिए अपने भाई को पुलिस के हवाले करना मतलब अपने खानदान की नाक कटाना। उसका ये फैसला उसके परिवार को कर्ज के ऐसे दलदल में धकेल देता है जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। कभी नहीं। ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक मूल्य और परंपराएं कभी-कभी इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। तो एक तरह वो भाई को बचाने के लिए कर्ज में डूब जाता है और फिर कहानी में एक और मुश्किल आ जाती है। गोबर की वजह से। हाँ, उसका बेटा गोबर झुनिया नाम की एक विधवा से प्यार करता है और झुनिया गर्भवती हो जाती है। और झुनिया निचली जाति की है,
ये उस जमाने के गांव में एक बहुत बड़ा सामाजिक अपराध था। और गोबर जो इतना बड़ा विद्रोही बनता था, वो डर के मारे शहर भाग जाता है। हाँ, अपनी प्रेमिका और अपने होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी अपने बूढ़े माँ बाप पर छोड़कर। और यहाँ पर होरी और धनिया जो करते हैं वो कमाल है। बिल्कुल। पूरा गांव उनके खिलाफ है, उन्हें जाति से बाहर निकालने की धमकी दे रहा है, लेकिन वो उस गर्भवती लड़की को अपने घर में पनाह देते हैं। यहीं पर होरी का असली धर्म दिखाई देता है। सही बात है। वो पंडितों के बताए कर्मकांड वाले धर्म को नहीं, बल्कि मानवता के धर्म को चुनता है। वो और धनिया एक असहाय लड़की को सड़क पर नहीं छोड़ सकते, और समाज उन्हें इसकी भी सजा देता है। हाँ, उन पर और जुर्माना लगाया जाता है और होरी कर्ज के जाल में और गहरा धंसता चला जाता है। तो ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र बन जाता है। एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज, फिर तीसरा। बिल्कुल। और हर कर्ज के साथ जमींदार, साहूकार और पंडित उसे और निचोड़ते जाते हैं। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि वो ये सब सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं कर रहा। नहीं, वो अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए भी कर्ज लेता है। अच्छा, मतलब बेटी की शादी में दहेज देना है, त्योहारों पर खर्च करना है, समाज के रीति रिवाज निभाने हैं। तो ये एक सामाजिक दबाव है, एक ऐसा जाल है जो गरीब को और गरीब बनाता है। उसे लगता है कि अगर उसने ये सब नहीं किया तो समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, और ये डर उसे और भी कर्ज लेने पर मजबूर करता है। धीरे धीरे उसकी जमीन गिरवी रखती जाती है, बैल बिक जाते हैं, घर का सामान तक बिक जाता है। वो अपने ही खेत में किसान से मजदूर बन जाता है। ये देखना बहुत बहुत दर्दनाक है। हाँ, और लगातार मेहनत, आधा पेट खाना और चिंता का बोझ धीरे धीरे उसके शरीर को खा जाता है। वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ा दिखने लगता है, लेकिन काम करना नहीं छोड़ता, क्योंकि उस पर कर्ज है, पूरे परिवार और कई पीढ़ियों का कर्ज। और फिर आता है कहानी का अंत। होरी सड़क बनाने का काम करते हुए लू लगने से बीमार पड़ जाता है। उसे घर लाया जाता है। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, और उस वक्त मौत के दरवाजे पर खड़ा होरी अपनी पत्नी धनिया से अपनी आखिरी इच्छा कहता है, मेरा गोदान करा दो। एक गाय का दान। हाँ, एक हिंदू मान्यता कि मरने से पहले गाय का दान करने से आत्मा को मोक्ष मिलता है। ये तो दिल दहला देने वाली विडंबना है ना? जिस एक गाय को पाने के सपने में उसने पूरी जिंदगी गुजार दी, जो उसे कभी मिली नहीं, वही गाय अब उसे मरने के बाद मोक्ष के लिए चाहिए। यही प्रेमचंद की महानता है। इस एक वाक्य में होरी की पूरी जिंदगी का सार है। उसकी जिंदगी एक गाय के सपने से शुरू हुई थी और एक गाय के दान की इच्छा पर खत्म हो रही है, और दोनों ही मौकों पर उसके हाथ खाली हैं। ये व्यवस्था इंसान से जीते जी तो सब कुछ छीन ही देती है। हाँ, मरने के बाद उसका मोक्ष भी छीन लेना चाहती है। तब धनिया क्या करती है? धनिया, जो हमेशा से यथार्थवादी रही है, वो अपने मजदूरी से कमाए हुए कुछ सिक्के रात में लेती है, उन्हें होरी के ठंडे हाथ पर रखती है और वहां खड़े पंडित से कहती है, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और होरी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। जी। तो इस पूरी त्रासदी के बाद हमें क्या समझना चाहिए? क्या प्रेमचंद सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि गरीब की किस्मत में सिर्फ हारना लिखा है? नहीं, इससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। जो सबसे बड़ा सबक गोदान हमें सिखाता है वो ये है कि होरी की गरीबी उसकी व्यक्तिगत नाकामी नहीं थी। वो आलसी या बेईमान नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो देश का सबसे मेहनती इंसान भी होता तो भी ये व्यवस्था उसे कंगाल ही मारती। उसकी मेहनत का असल में कोई नतीजा निकलना ही नहीं था, क्योंकि ये सिस्टम उसे लूटने के लिए ही बनाया गया था। एग्जैक्टली। ये एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक पूरी व्यवस्था की कहानी है। और दूसरी बात कि समाज के नियम और धर्म का इस्तेमाल अक्सर ताकतवर लोग करते हैं कमजोरों का शोषण करने के लिए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, सच्चा धर्म किसी कर्म कांड में नहीं बल्कि मानवता में है। जैसे धनिया और होरी ने जूनिया को अपनाकर दिखाया। बिल्कुल, असली धर्म वही है। इसीलिए शायद गोदान सिर्फ एक उपन्यास नहीं बल्कि भारतीय समाज का एक दस्तावेज माना जाता है। सही कहा। प्रेमचंद ने होरी की कहानी के जरिए जाति, वर्ग, धर्म और शोषण के पूरे ताने बाने को उधेड़ कर रख दिया। ये सिर्फ एक किसान के गाय खरीदने की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक इंसान के अपनी इज्जत और अपनी इंसानियत को बचाने के लिए किए गए संघर्ष की कहानी है। होरी लड़ाई हार गया, लेकिन वो नैतिक रूप से कभी नहीं हारा। तो हम देखते हैं कि कैसे एक गाय का सीधा साधा सपना संघर्ष, सम्मान और सामाजिक अन्याय की एक इतनी गहरी और दर्दनाक कहानी बन जाता है। हाँ, होरी की कहानी उस अंतहीन चक्र को दिखाती है जिसमें किसान पीढ़ी दर पीढ़ी पिसता रहता है। और ये उपन्यास आज भी हमारे लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है। बिल्कुल।
होरी की कहानी 1936 की है, लगभग 90 साल बीत चुके हैं। लेकिन क्या आज भारत के छोटे किसानों की स्थिति में कोई बुनियादी बदलाव आया है? क्या वो आज भी कर्ज, इज्जत और अपने अस्तित्व के लिए वैसा ही संघर्ष नहीं कर रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।